Hello, good evening, everyone. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। Good evening to all of you. तो काफ़ी दिन बाद क्लास हो रही है आज हमारी आफ्टर दिवाली। आई थिंक दिवाली से पहले हुई थी मेरे ख्याल से क्लास। यस सर। ओके, तो चलो हम लोग फिर ठीक है। आप लोगों का दिवाली बढ़िया हुआ? सबसे बढ़िया से मनाया सब लोगों ने? मनाया नहीं लग रहा लोगों ने। पटाखे नहीं फोड़े किसी ने? नो सर। नहीं फोड़े? ऐसे क्यों यार? 12th क्लास में आ गया इसलिए? सर पॉल्यूशन। नहीं सर, स्कूल में करेंगे। स्कूल में फोड़े, घर में नहीं फोड़े? नहीं सर। ये लो, उल्टा किया आपने। यानी है स्कूल में नहीं फोड़ने चाहिए, स्कूल में फोड़े। घर में फोड़ने चाहिए, घर में स्कूल में फोड़ेंगे। सर एक मेमोरी बनाई। अच्छा, नहीं मैंने कैसे एक तो होता है चोरी छुपे फोड़ना है स्कूल में, जो बच्चे करते थे हमारे टाइम पे, नहीं टॉयलेट में आके सर, स्कूल के टॉयलेट। एंट्री गेट पे। अच्छा, एंट्री गेट पे फोड़ा। हमारे टाइम पे तो बच्चे चोरी छुपे लाते थे और टॉयलेट में फोड़ देते थे। तो, सर वहाँ फिर पिटते हैं और सस्पेंड हो जाते हैं ना, प्रैक्टिकल चल रहे। अच्छा ऐसा कि सर हमने फोड़े नहीं, 8 16 से फोड़वाए थे। हार्ट वालों से उनको भड़काया तुमने? नहीं सर, हम सारे सेक्शन मिलके फोड़ते उनसे बोल दिया तुम फोड़ देना, हमारे पेपर चल रहे हैं। अच्छा, हाँ सही है, ये भी कर सकते थे। बढ़िया है। हमारे तो बड़ा वो होता था। और एक बार क्या हुआ, एक बार उन्होंने स्कूल वालों ने बोला कि चेकिंग होगी सबके बैग की सुबह सुबह जब भी अंदर घुसेंगे। तो अंदर घुसे, चेकिंग हुई, और उस दिन फिर फूट गया बम। इतना हल्ला मचा पूरे स्कूल में। सब लोग, बच्चे तो होते ही हैं तेज शोर करने के लिए, सारी क्लास से शोर मचा एकदम से जिस दिन बम फटा। हैं। यस सर, सॉक्स में छुपा सकते हैं। हाँ, ऐसे ही किया होगा किसी ने, सॉक्स में या कहीं छुपाए होंगे। अब पता नहीं कैसे उन्होंने अंदर पहुंचा दिया बम। अब वो फिर हो गया वो ब्लास्ट। दो पीरियड हुए, दूसरा तीसरा पीरियड चल रहा था, उसमें ब्लास्ट हो गया। सर मेरे पिछले स्कूल में तो ऐसा नहीं था, उसमें तो कुछ नहीं कहते थे टीचर्स। अच्छा, मैंने फोड़ते रहो अंदर ले आके। यस सर, अंदर मतलब लंच के बाद एक आध पीरियड दे देते थे, उसमें वो खुद भी फोड़ते थे। अच्छा हाँ, तो ये कर देना चाहिए ना, जितना आप रोकोगे एक्चुअली चीज़ों को तो रोक के नहीं होती कंट्रोल। और ये चीज़ ऐसी है जो रोकने वाली है भी नहीं। तो उसको अगर सिस्टमेटिक करोगे तो ज़्यादा बेटर होंगी एज कम्पेयर टू आप उसे वो करो। तो ये बेटर, जैसे आजकल आप देखोगे जैसे शराबबंदी हो रखी है कई स्टेट में, शराब अलाउड नहीं, लेकिन अब बिकती रही है, लोग मर रहे हैं। क्योंकि शराब वैसे मिलती नहीं है, वो कच्ची पी देते हैं या कुछ और पी लेते हैं या इधर उधर से मंगाते हैं, फिर वो तस्करी होती है या कच्ची पीते हैं, किसी की आंख खराब हो गई, किसी की कुछ हो गया, तो उससे बेटर है कंट्रोल कर लो उस चीज़ को, कर्व करके रखो तो थोड़ा आपको पता तो रहेगा हो क्या रहा है। तो ऐसी चीज़ें हैं बस ये। तो बड़ी अच्छी मेमोरी एक्चुअली, हमें भी याद रहती हैं चीज़ें तो। पढ़ाई वढ़ाई तो खैर क्या याद रहती है बाद में, लेकिन ये चीज़ें बड़ी याद रहती हैं। चलो, तो सर इस बार तो मन भी नहीं कर रहा था फोड़ने का, इतना पॉल्यूशन था। हाँ पॉल्यूशन की तो खैर प्रॉब्लम हो गई है दिल्ली में काफ़ी। सिटी काफ़ी पॉल्यूटेड होती जा रही है टाइम के साथ, वो तो है। ओके, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर शुरू कर लिए थे, और आपके हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर क्या क्या होते हैं। तो आपको ध्यान होगा कि स्फेरिकल मिरर है तो स्फेयर का पार्ट होता है ये, तो हम अगर इधर से पॉलिश कर दे तो कॉनकेव मिरर बन जाता है, इधर से पॉलिश कर दे तो कॉन्वेक्स मिरर बन जाता है। सॉरी, दोनों ही कॉनकेव है। अगर मैं, ये तो कॉनकेव है दोनों केस में, अगर मैं इसको यहाँ से पॉलिश कर दूँ तो ये कॉन्वेक्स बन जाएगा। अच्छा, इसमें लेफ्ट राइट का चक्कर नहीं होता। कई टीचर बोलते हैं कि साइन कन्वेंशन अभी आप पढ़ोगे तो टीचर बोलते हैं कि लेफ्ट में ऑब्जेक्ट रखा है तो नेगेटिव है, राइट में रखा है तो पॉजिटिव है। सर लेफ्ट राइट नहीं होता, अभी साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्या होता है। तो ये दोनों केस हमारे कॉनकेव हैं, और ये दोनों केस कॉन्वेक्स मिरर के हैं। तो ये हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, अब इसका जो यहाँ पे सेंटर होता है बिल्कुल मिरर का, जहाँ से मेन एक्सिस पास करता है आपका, इस एक्सिस को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। लास्ट टाइम ने पढ़ा था। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और जहाँ पे काटता है इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? पोल ऑफ द मिरर। पोल। पोल ऑफ द मिरर। तो ये मिरर का पोल है।
ठीक है, और जिस स्फीयर से आपने इसको काटा होगा उस स्फीयर का जहां भी सेंटर रहा होगा, उसको सेंटर मान लो यहाँ रहा होगा, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सेंटर है। ऐसे इसका भी रहा होगा कहीं, तो ये सेंटर होगा यहाँ पे कहीं, इसका सेंटर यहाँ होगा, इसका सेंटर अगर आप बनाओगे इसका यहाँ बनेगा सेंटर, इसका सेंटर बनाओगे तो यहाँ बनेगा। तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस स्फीयर से आपने इसको काटा है उस स्फीयर का जहां पे भी सेंटर रहा होगा। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसको इंपॉर्टेंस क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर की? इंपॉर्टेंस ये एक्चुअली मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो सेंटर पे है, और यहाँ से आप जो भी रे यहाँ पे इंसिडेंट करेंगे वो रे जो गिरेगी उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 0। 0 होगा। नॉर्मली फॉल करेगी यहाँ पे, तो अगर नॉर्मली फॉल की है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, तो रे आपकी वापस आ जाएगी अपने पाथ पे। तो जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके आ रही होगी वो जब भी मिरर पे गिरेगी तो अपना पाथ वो रिट्रेस करेगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन यहाँ बनाओगे आप वो परपेंडिकुलर होगी इस मिरर पे, और एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर 0 हो जाएगा हमारा, तो रे फिर हमारी रिट्रेस कर जाएगी पाथ को अपना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सबको क्लियर हो गया है? यस सर। ओके यस सर। ओके। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आप पोल की दूरी को बोलें तो उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, आर। ये आर है, इसको अगर बनाओ तो ये भी आर बोल सकते हो, ये भी आर बोल सकते हो, सारे आर हैं। तो यूजुअली हम इनकी तो बात नहीं करते हैं, लेकिन हम केवल इसकी बात करते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो दूरी होती है उसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। वैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब ये है कि जो स्फीयर का एक पार्ट रहा होगा उसकी जो रेडियस रही होगी उसका रेडियस कितना रहा होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। एक टर्म और आती है कई बार, कर्वेचर आती है, तो आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन पहले एग्जाम में पूछ आती थी कई बार, तो कर्वेचर बोलते थे। कर्वेचर एक्चुअली इनवर्स होता है इसका, 1/r को कर्वेचर बोलते हैं। तो उस पर हम लोग नहीं जा रहे, वो आता भी नहीं है आपके इसमें, लेकिन कुछ किताबों में लिखा हुआ है अभी भी, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो कर्वेचर जो होता है इनवर्स होता है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है तो हम बोलेंगे कर्वेचर कम है। वो आप समझ भी रहे होगे। भाई मान लो कोई साइकिल वाला यस। एकदम से टर्न ले, तो आप क्या बोलोगे? इसका कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, तो कर्वेचर ज्यादा है, इसने सडन टर्न लिया एकदम से। और एक ट्रेन होती है, ट्रेन ऐसे टर्न ले सकती है क्या? ट्रेन एकदम से टर्न, ट्रेन को टर्न लेने के लिए बड़ा कर्वेचर है ना, ट्रेन को टर्न लेने के लिए बड़ा कर्वेचर चाहिए, तो इसका बोले कर्वेचर ज्यादा है इसका, तो उसका कर्वेचर ज्यादा है, उसका कर्वेचर कम। तो ऐसे सॉरी, इसका कर्वेचर कम है लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, तो इसका कर्वेचर हम बोलेंगे कम है। तो इसको लेस कर्व्ड हमें बनाना पड़ेगा, कर्वेचर लेस करना पड़ेगा इसका, तो रेडियस ज्यादा देना पड़ेगा। तो इनवर्स होते हैं ये। तो खैर इस पे अभी नहीं जा रहे हम लोग। हाँ, तो हमने समझ लिया प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। फोकस हमने लास्ट टाइम शायद डिस्कस किया होगा कि अगर कोई रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ तो वो जाके फोकस पे हिट करती है। तो जो भी रे ऐसे आएंगी पैरेलल वो जाके इस पे हिट करेंगी पॉइंट पे, इसको हम बोलते हैं फोकस। और अगर हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी देखें, रिवर्सिबिलिटी का मतलब रे का अगर मैं पाथ रिट्रेस करूं, मान लो रे यहाँ से शुरू हो रही होती, ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता, तो रे अगर यहाँ से जाती तो फिर ये पाथ अपना बिल्कुल रिट्रेस करती, क्योंकि एंगल आपके अब रिवर्स हो जाएंगे। जो पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा इंसिडेंस हो जाएगा। दोनों बराबर ही होते हैं आपस में, तो ये बिल्कुल पाथ रिट्रेस करेगी। यहाँ पे जब आप एंगल वगैरह बनाओगे तो एंगल ये बराबर होंगे जो पहले थे जितने एंगल। तो यानी अगर ये रे पहले यहाँ से आके यहाँ जा रही थी तो अब ये यहाँ से आके यहाँ चली जाएगी बिकॉज ऑफ सिमेट्री। तो रे अपनी जो है पाथ को रिट्रेस कर देगी। तो फोकस ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे या तो इंसिडेंट रे आके मिलती है जैसे यहाँ पे मिल रही है, या फिर अगर वहां से इंसिडेंट रे आके हिट करेंगी मिरर पे तो वो पैरेलल हो जाएंगी आपके प्रिंसिपल एक्सिस से, तो इसको बोलते हैं फोकस। तो लाइट को हम फोकस कर सकते हैं ऑन अ पॉइंट इन केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, तो इसको फोकस बोलते हैं। और आई थिंक लास्ट टाइम मैंने ये भी आपको बताया होगा कि जो रे होती है कई बार ऐसे आती हैं, मतलब आ तो पैरेलल रही हैं लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं आ रही, तो ये आके जो है एक पॉइंट पे मिलती हैं
तो पॉइंट जो होगा वो फोकल प्लेन पे होगा। तो लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके थे कि ये जो रे मिलेंगी जाके एक फोकल पॉइंट पे मिलेंगी। जो रे इन्फिनिटी से आ रही हैं दे विल मीट एट अ फोकल पॉइंट। तो फोकल पॉइंट हो सकता है यहाँ कहीं हो आपका, जहाँ भी होगा, तो वो फोकल पॉइंट जो होगा फोकल प्लेन पे होगा। मान लो फोकस है तो एक फोकल प्लेन बना सकते हो आप यहाँ से पास करते हुए, तो वो पॉइंट कहीं इस फोकल प्लेन पे होगा। तो ये रे जब ऐसे आ रही है तो यहाँ मिल रही है, ऐसे मान लो रे नीचे से आ रही होती है कहीं से, तो हो सकता है वो यहाँ कहीं मिल रही होती है जाके फाइनली, लेकिन मिलेंगी इस प्लेन पे कहीं पे जाके, तो उसको फोकल प्लेन बोलते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि फोकल प्लेन क्या होता है। और स्टूडेंट को कई बार कंफ्यूजन ये भी होता है कि रे, स्टूडेंट को लगता है कि अगर रे पैरेलल आ रही है सारी तो फोकस पे ही मिलेंगी। तो ऐसा नहीं है, अगर रे पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस पे मिलेंगी, लेकिन अगर केवल ऐसे पैरेलल आ रही हैं तो फोकस पे नहीं मिलेंगी, फिर वो कहीं और जाके मिलेंगी, लेकिन वो फोकल प्लेन होगा। तो आई होप कि ये भी बात क्लियर हो गई सबको। यस सर। ओके, एक बात मैं और आपको बताना चाह रहा था, मेरे माइंड में बीच में कुछ चीज आई थी आपको बताना चाह रहा था, चलो अभी आ जाएगी। अच्छा एक चीज बताओ तब तक मुझे कि ये जो फोकल लेंथ है इसको फोकल लेंथ बोलेंगे, यहाँ से तक की जो दूरी है, तो ये फोकल लेंथ क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगी? अगर मैं माने पानी भर दूं और पानी में ये मिरर रख दूं, इस मिरर को उठा के पानी में रख दूं, तो फोकल लेंथ में क्या फर्क पड़ेगा? एक बार ये एयर में रखा हुआ है और एक बार पानी में रखा हुआ है, और आपका ऑब्जेक्ट यहाँ है मान लो, तो फोकल लेंथ में क्या फर्क पड़ेगा? सेम रहेगा। सेम रहेगा, क्योंकि जब पैरेलल रे मान लो आएंगी कहीं से या फिर यहाँ से आएंगी, जो भी होगा, अगर पैरेलल रे आ रही हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस वगैरह तो वही होगा, उसके लॉ तो फॉलो होंगे ही ना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इंसिडेंस के। यस सर। तो वो तो सेम रहेंगे लॉ, आपके लॉ थोड़ी चेंज हो जाएंगे। तो आके रे वहीं मिलेंगी जहां पहले मिल रही थी, तो फोकस तो वही बनेगा आपका। तो जो फोकल है ना, तो जो फोकल लेंथ होती है वो इस केस में, मिरर के केस में, लेंस में आप देखोगे फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी, क्यों होगी वहां डिस्कस करेंगे। लेकिन जब मिरर का केस होता है तो फोकल लेंथ वहां पे इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम होती है। तो ये सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है फोकल लेंथ, ठीक है, लेंस पे करेगी। हम ऑफ मिरर लिख देते हैं। ये क्वेश्चन आपको वाइवा में पूछ लेते हैं कई बार, जब आपके स्कूल में वाइवा होगा बोर्ड का। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ द सराउंडिंग मीडियम होती है, उस पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, दूसरा मैं आपको एक्चुअली ये चीज बताना चाह रहा था कि ये जो रे डायग्राम हमने बनाए सारे, इसमें हम लोग जो रे लेते हैं, जो कंसिडर करते हैं रे, हम वो रे जो है बिल्कुल एक्सिस के पास वाली लेते हैं, मतलब बहुत कम एंगल वाली लेते हैं, बहुत ही कम एंगल वाली। तो वो रे जो है लगभग यहाँ यहाँ हिट करती हैं इसके पास के एरिया में। तो हम ज़्यादा दूर का वो नहीं लेते मिरर, ऐसा नहीं लेते कि बहुत बड़ा हमने वो ले लिया और दूर की रे, हम बहुत कम एंगल वाली रे लेते हैं। तो ये रे लगभग जो होती हैं आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पास से ही पार हो रही है, इनको पैराक्सियल रे भी बोलते हैं। तो हम जो रे ले रहे हैं दोज रे आर नियरली हिटिंग द मिरर एट नियर द पोल, यू कैन से कि जो पोल है आपका उसके पास में हिट करेंगी। तो वी आर टेकिंग द रेज मूविंग नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम जो भी रे वगैरह यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं सारी जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पास है। तो बहुत ज्यादा एंगल पे आप लोगों, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन आएगा तो बच्चे दूर की रे लेंगे तो उससे कुछ और पॉसिबिलिटी बन जाती है आंसर की कई बार, तो वो हम नहीं लेंगे, हम लोग जो है नियर द प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे। फिर इससे क्या बेनिफिट मिलता है पैराक्सियल रे कंसीडर करने से? कई सारी चीजें होती हैं इससे। एक तो एक्चुअली अभी आप देखोगे जब डेरिवेशन वगैरह करोगे आप आगे, तो एक तो ये होता है कि जो आपकी रे, देखो पहले आप डेरिवेशन करोगे तो आपका ये आएगा निकल के कि जो आपका फोकस होता है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो ये दूरी आपकी आधी होती है जब आप
पैरेक्सियल रे मानोगे तो अप्रोक्सीमेशन मानते हो वहाँ पे आप, तो आपका जो एफ होता है दैट इज हाफ ऑफ आर, तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है। एक तो ये है, दूसरा ये एक्चुअली जब आपकी रे आपने भी डिस्कस किया था कि ऐसे रे आती हैं आपकी, अब ये रे आ रही हैं और ये रे आ रही हैं, तो एक्चुअली जब आप देखोगे डायग्राम बना के ढंग से तो ये रे दोनों एक जगह पे नहीं मिलेंगी, थोड़ा अलग अलग जगह पे मिलेंगी। मगर ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये जो रे है ये हो सकता है यहाँ पे मिले, ये वाली, वेट अ मिनट, 1 सेकेंड, जो ये अंदर वाली रे है ये हो सकता है आपके जो है कहीं और आके मिले, क्योंकि जब आप एग्जैक्ट ज्योमेट्री बनाओगे इसकी तो ये एक पॉइंट पे नहीं मिलती, अलग अलग पॉइंट पे मिलती हैं। तो यू हैव डिफरेंट फोकल लेंथ फॉर दीज रे एंड मार्जिनल, इनको बोलते हैं मार्जिनल रे, जो दूर होती हैं, इनको बोलते हैं पैरेक्सियल रे। तो पैरेक्सियल रे के लिए जो है आपका फोकल लेंथ डिफरेंट आएगा, मार्जिनल रे के लिए डिफरेंट आएगा। तो अगर आप रे काफी पास पास लोगे तो हर रे के लिए डिफरेंट आएगा वैसे तो, लेकिन अगर आप रे बहुत पास पास लोगे तो फोकल लेंथ लगभग एक पॉइंट पे आएगी आपकी। अगर आपने रे सारी लगभग पास पास ली है, बहुत बंडल ऑफ रे लिया है, तो फोकल लेंथ लगभग आप एक पॉइंट मान सकते हो। अगर आप ज्यादा दूर की रे ले लोगे फिर आपको फोकल लेंथ दो दो माननी पड़ेंगी या 3 माननी पड़ेंगी। तो ये सब प्रॉब्लम आ जाती हैं। उसके अलावा और भी कई प्रॉब्लम आ जाती है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको पता चलेगा कि कई बार ऐसा होता है कि आपको फिर ऐसा मानना पड़ता है कि रिफ्लेक्शन होने के बाद रे जो है दोबारा, जैसे मान लो ये एक मिरर है और एक दूसरा मिरर लगा हुआ है, ऐसा है, तो कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, उसने रे ने यहाँ हिट किया फिर यहाँ हिट किया। अब बच्चे बोलते हैं सर ऐसा तो होता है यहाँ से यहाँ निकल जाए, तो ऐसा इसलिए नहीं मानते हम लोग। जो रे लेते हैं वो हम बहुत पास लेते हैं एक्सिस के, तो अगर रे आपने यहाँ पे गिरी पहले मान लो तो फिर वो इसको हिट करेगी करेगी, ऐसा केस नहीं हो सकता कि वो ऐसे निकल जाए अनटिल अनलेस कोई और कंडीशन ना दी हो। तो यूजुअली हम जो रे लेते हैं बहुत कम एंगल पे लेते हैं, तो ऐसी कई बार प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो उनको देखते हुए हमें ये सब रे लेनी पड़ती है, पैरेक्सियल रे माननी पड़ती है। ये बात क्लियर हुई अब? यस सर। ओके सही, पैरेक्सियल और मार्जिनल रे बता दें। पैरेक्सियल रे मतलब जो नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस चल रही हैं, जो अंदर वाली जो रे है ये वाली, ये प्रिंसिपल एक्सिस के इसके पास में है, तो उनको हम बोलते हैं पैरेक्सियल रे। जो रे इससे दूर होती हैं, काफी दूरी पे होती है, इनको बोलते हैं मार्जिनल रे। तो हम लोग जो ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं वो पैरेक्सियल रे पढ़ेंगे। सर ये पैरेलल ही होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के दोनों? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है कि पैरेलल होंगी दोनों, कोई हम लोग अगर पैरेलल नहीं भी होंगी तब भी हम पैरेक्सियल ही बोलेंगे उसको। ओके सर। सर वो जो आपने थर्ड केस बताया एक बार वो दोबारा बता दीजिए। थर्ड केस ये है कि कई बार ऐसा क्वेश्चन अभी आएगा आपके सामने कि मान लो 2-3 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक मिरर ये है एक मिरर ये है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बीच में, तो कई बार वो बोलता है कितनी इमेज बनेंगी, क्या होगा कैसे होगा। तो बच्चे जब रे डायग्राम वगैरह बनाते हैं उसमें तो कई बच्चे बोलते हैं सर कि ऐसे करके हम ऐसे भी तो रे निकाल सकते हैं बाहर। तो तब मैं उनको बताता हूँ कि ऐसा नहीं है, हम जो रे ले रहे हैं वो बहुत ही पास ले रहे हैं, मतलब एंगल बहुत कम है उसका, यहाँ पे जो एंगल ऑफ हिट होगा वो बहुत कम होगा। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कम होगा, तो जाके यहाँ कहीं हिट करेगी। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि ऐसा बाहर निकल जाए रे, क्योंकि हम रे जो ले रहे हैं बहुत ही पास ले रहे हैं ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस के। ओके सर। ओके, तो ये बात है यहाँ पे। और आपने बोला कि ये पूछ रहे थे कि पैरेक्सियल रे जो है दूर हो सकती है क्या, तो पैरेक्सियल रे, सॉरी पैरेलल जो बोल रहे हैं, तो मैं एंगल कम ले रहा हूँ तो पैरेलल तो वैसे भी होंगी, मैं एंगल ही कम ले रहा हूँ ना बहुत ज्यादा। ये जो एंगल है मेरा मैं लूंगा ही 1 डिग्री 2 डिग्री, तो वो ऑलमोस्ट पैरेलल ही होंगी रे जो आएंगी यहाँ पे। ठीक है सर तो मार्जिनल कोई सी भी हो सकती है? हाँ मार्जिनल तो कोई भी हो सकती है, मार्जिनल लेकिन पढ़ेंगे नहीं, हमारे उसमें आएगा ही नहीं कहीं पे मार्जिनल रे, बस ये नाम बताने के लिए है कि मार्जिनल भी होती है। ठीक है यस सर। चलो तो आगे मूव करते हैं अब। तो ये तो बेसिक बातें हुई इसके बारे में।
अब यहाँ पे जो है कुछ साइन कन्वेंशन है, आप लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे 10th क्लास में। साइन कन्वेंशन मतलब जब आप मिरर फार्मूला यूज करोगे, मिरर के फॉर्मूले अभी हम देखेंगे क्या क्या है, वो यूज करोगे तो वहां पे आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लिखना होगा, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। इमेज का डिस्टेंस, जिसे हम v से डिनोट करते हैं। फोकल लेंथ, जिसको हम यूजुअली f और f लिखते हैं, या फिर स्मॉल f और कैपिटल F डिनोट करते हैं। तो ये आपको लिखना होगा वहां पे। अब दिया होगा कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम एन मिरर और 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ऐसे दिया होगा। तो आपको पॉजिटिव लेना है 30 या माइनस लेना है। ऐसे ही जब इमेज बनेगी तो कब हमें पॉजिटिव लेना है, मान लो 20 सेंटीमीटर आगे बनी उसके तो क्या लेना है, 20 सेंटीमीटर पीछे बनी तो क्या लेना है। उसके अलावा फोकल लेंथ आपकी जो है कॉन्वेक्स मिरर की दे रखी है आपको, मान लो 20 सेंटीमीटर, तो उसको पॉजिटिव मानना है नेगेटिव मानना है। कॉनकेव मिरर की दी हुई है तो उसको पॉजिटिव मानना है नेगेटिव मानना है। तो ये सब चीजें आपको डिसाइड करनी पड़ती हैं जब फॉर्मूले में पुट करना होता है वैल्यू, है ना। जैसे आपका फॉर्मूला बनेगा भी तो आप देखोगे फॉर्मूला आपका बनेगा, अगर आप मिरर के लिए बात करें तो 1/u + 1/v = 1/f बनेगा फॉर्मूला। तो अगर आपको u और v पता है तो आप f निकाल सकते हो, या फिर आपको कोई भी दो चीजें पता है तो आप तो सिर्फ तीसरी चीज निकाल सकते हो। लेकिन जब इस फॉर्मूले में आप पुट करोगे तो यू नीड टू पुट इट विद साइन, तो आपको विद साइन पुट करना होगा यहाँ पे। तो वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि मेरे को प्लस रखना है या माइनस रखना है। तो उसके लिए हमें साइन कन्वेंशन चाहिए होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। हम जो पढ़ रहे हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो किताबों में वैसे तो कई सारे दिए हुए साइन कन्वेंशन, लेकिन वो सही नहीं है। बेसिकली जो साइन कन्वेंशन है, सही मतलब कि वो जबरदस्ती दिए हुए हैं। एक्चुअली जो इसमें साइन कन्वेंशन है वो 3 मेन है। पहला तो ये है कि आप जो भी डिस्टेंस नापोगे, जो भी डिस्टेंस u नापोगे या v नापोगे या कुछ भी नापोगे, ऑल डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। जो भी डिस्टेंस है आपके वो सब जो है पोल से मेजर करे जाएंगे। तो ऑल डिस्टेंसेस u v f एक्सेट्रा, जो भी डिस्टेंस होंगे, आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। पहली बात तो ये है। दूसरा जो है, इसका मतलब समझेंगे आगे क्या होगा। दूसरा जो है वो ये है कि ये डिस्टेंस जो आप नापोगे कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है। तो अगर आप डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में नापोगे, उसका मतलब क्या भी बताऊंगा उसका मतलब क्या है, लेकिन मैं लिख लेते हैं। अगर हम डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में नापेंगे तो पॉजिटिव होगा, अपोजिट नापेंगे तो नेगेटिव होगा। तो ये पॉजिटिव होगा इफ डिस्टेंस इज इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो ये नेगेटिव होगा। इसको पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, नोट किया सबने? कर लिया नोट? यस यस सर। ओके, अब इसका मतलब समझ लेते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि मान लो ये कॉनकेव मिरर है और मान लो इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, इट इज अ डिस्टेंस सपोज 10 सेंटीमीटर। तो u को मैं क्या लिखूं, है ना, 10 लिखूं या -10 लिखूं, क्या लिखूं? तो पहली बात तो ये है कि डिस्टेंस कहाँ से मेजर होगा, इसके पोल से।
तो जो भी डिस्टेंस मैं मेजर करूंगा पोल से डिस्टेंस मेजर करूंगा, यानी उससे चलना शुरू करूंगा। तो मैं यहाँ से और यू तक आना, यहाँ तक आना चाहता हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो मैं ऐसे आना पड़ेगा मुझे। अब जब मैं ऐसे आ रहा हूँ, इंसिडेंट रे किधर को जा रही है, ऑब्जेक्ट ये है तो इंसिडेंट रे इधर को आएंगी। तो जब मैं इधर से इधर चल रहा हूँ तो मैं इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चल रहा हूँ, अपोजिट चल रहा हूँ? अपोजिट। तो यू क्या लेना चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। तो एज पर अवर साइन कन्वेंशन यू शुड बी -10 सेंटीमीटर। ये समझ में आया? यस सर। ओके। अच्छा, अगर ये ऐसे रखा होता तब भी बात वही आती, ऑब्जेक्ट यहां पे होता तब भी वही होता। रे यहां गिर रही है मान लो, तो ये इंसिडेंट रे है, और आप जब डिस्टेंस नापोगे तो आपको इधर को आना पड़ेगा, तो आपका यू जो आएगा फिर दोबारा -10 ही आएगा। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये लेफ्ट रखा है, राइट रखा है, या ऐसे रखा है या ऐसे रखा है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो यू विल बी -10 इन ऑल द केसेस। ये बात क्लियर हो रही है सबको? यस सर। ठीक है। कुछ टीचर बोलते हैं कि लेफ्ट रखा हुआ है, राइट रखा हुआ है, तो लेफ्ट राइट से फर्क नहीं पड़ता, आपको ये दिख रहा है कि इंसिडेंट रे किधर को आ रही है। अच्छा, ऐसे ही अगर हम इमेज की बात करें, मैं पेज चेंज कर रहा हूं, अगर हम इमेज की बात करें तो इमेज में भी ऐसी होगा। मान लो ये ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज मान लो यहाँ पे बन गई, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, तो v क्या लोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? इस केस में v क्या लिया जाएगा, ये इंसिडेंट रे है, पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, क्योंकि आप पोल से स्टार्ट करोगे, पोल से आपको ऐसे चलना पड़ेगा, तो आप इधर को चल रहे हो, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन भी यही है, आपकी डायरेक्शन भी यही है, सेम डायरेक्शन है दोनों की आपकी। तो अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो v शुड बी पॉजिटिव। तो मान लो डिस्टेंस आपका कुछ भी है, 10 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर है, तो v इज +5 सेंटीमीटर। आई थिंक ये क्लियर है? यस सर। ठीक है। मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, अब क्या होगा, v माइनस होगा, माइनस मान लेते हैं, तो इसमें इमेज हमारा नेगेटिव हो जाएगा, डिस्टेंस v जो है नेगेटिव हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट और इमेज की बात हुई। ऐसी मैं अगर फोकल लेंथ की बात करूं, सेम चीज कॉन्वेक्स मिरर में भी होगी ऑब्जेक्ट इमेज के लिए, है ना। अगर मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और इमेज यहाँ बन रही है, यू क्या लोगे? पॉजिटिव। सोच लो, ऐसे आएगी ना रे आपकी इंसिडेंट रे, तो u जो होगा वो यहां से मेजर करोगे आप, आपको ऐसे आना पड़ेगा u मेजर करने के लिए, तो u क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव, u नेगेटिव, और v v पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो यूजुअली जो है u नेगेटिव होता है, यूजुअली। अगर आप प्लेन मिरर की बात करोगे मान लो, तो प्लेन मिरर में भी u नेगेटिव होगा यूजुअली, अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो u आपका नेगेटिव होगा इस केस में भी। तो u जो है यूजुअली नेगेटिव होता है, v पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो जाता है, लेकिन u यूजुअली नेगेटिव ही होता है अनटिल अनलेस आपका कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला केस ना आ जाए कोई, तो u विल बी यूजुअली नेगेटिव। ठीक है, आपने यहाँ भी देखा, यहाँ भी देखा, यहाँ भी देखा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई सबको? यस सर। ओके। तो साइन कन्वेंशन बोलता है कि ऐसा होना चाहिए। तीसरा, दो साइन कन्वेंशन की बात कर ली हमने कि डिस्टेंस पोल से मेजर होंगे और रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव होंगे, रे से अपोजिट नेगेटिव होंगे। तीसरा साइन कन्वेंशन बोला था कि डिस्टेंस मेजर्ड अबव द एक्सिस एंड बिलो द एक्सिस। मैंने लिखा है क्या? लिखा नहीं मैंने। तीसरा साइन कन्वेंशन हमारा होता है कि अगर आप डिस्टेंस अबव द एक्सिस मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव होते हैं और बिलो द एक्सिस नेगेटिव होते हैं। वो आप हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या इमेज की बात जब करते हो तब आता है। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, मान लो ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर है, इमेज की 3 है, तो you will say that height of the object is +2 centimeter while height of the image is -3 centimeter.
ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ये जो हमारा है ये तीसरा साइन कन्वेंशन है कि डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव। एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये हमारे साइन कन्वेंशन है। ठीक है, इसके अलावा किसी और ने कोई साइन कन्वेंशन पढ़ाया तो पूछ लो। कई बच्चों को गलत मिसकंसेप्शन होते हैं बहुत सारे कि ऐसा भी होता है क्या साइन कन्वेंशन में। यही साइन कन्वेंशन है। इसके अलावा ना कार्टेशियन प्लेन की तरीके से कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उस हिसाब से हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा था। बोल सकते हो, लेकिन कार्टेशियन में जब ओरिजिन सिस्टम पढ़ते हैं तो यूजुअली हम राइट हैंड साइड को पॉजिटिव मानते हैं, लेफ्ट को नेगेटिव मानते हैं। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट में पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन इंसिडेंट है किधर से आ रही है, लेफ्ट से आ रही है कि राइट से आ रही है, वो फर्क हो सकता है यहाँ पे। तो ये साइन कन्वेंशन है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे मूव कर रहे हैं। फिर अब आपका जो कॉनकेव मिरर है उसका हम देख लें कि वो कैसी कैसी इमेज बनाता है। हमने प्लेन मिरर की इमेज देख ली, पहले देख ली थी बहुत डिटेल में। अब हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की देखते हैं कौन कौन सी तरह की इमेज कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर बनाता है। उससे पहले मैं एक चीज और पूछूंगा आपसे कि यहाँ पे जो जैसे हमने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकाला, हाइट ऑफ द इमेज निकाला, तो इसको जो रेशो होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो इस केस में अगर मैं निकालूं तो मैग्निफिकेशन मेरा आएगा -3/2, दैट इज -1.5। दिस इज नोन एज मैग्निफिकेशन। और अगर मैं ढंग से लिखूं तो बोलूंगा लीनियर मैग्निफिकेशन, क्योंकि एक एंगुलर मैग्निफिकेशन भी होता है। एंगुलर ये होता है कि आपका इमेज कितना एंगल बना रही है एक आंख पे या किसी दूरबीन पे या टेलीस्कोप पे या माइक्रोस्कोप पे, या और इमेज कितनी एंगल बना रहा है, तो वो एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कितनी हाइट है, तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन की बात चल रही है। तो एम इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। ये बात क्लियर हुई है सबको? यस सर। ठीक है। अच्छा, मैग्निफिकेशन अगर हमारा, मैं मॉड की बात कर रहा हूं, अगर इसका मॉड मोर देन 1 आता है तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा हमारा? इमेज कैसी होगी? एनलार्ज होगी, बड़ी होगी या छोटी होगी? एनलार्ज। बड़ी। एनलार्ज। बड़ी होगी क्योंकि हाइट ऑफ द इमेज यहाँ पे है, तो अगर 1 से ज्यादा रेशो आ रहा है मतलब ये ज्यादा है ऊपर वाला, तो हाइट ऑफ द इमेज ज्यादा है तो मतलब ये एनलार्ज है। और अगर कम होगा तो इमेज इज डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड है ना। तो अगर आपका मैग्निफिकेशन मान लो मोर देन 1, मतलब ये ऐसे आ सकता है 3, 4, -2, -7, तो ये सारे केस कैसे होंगे? एनलार्ज इमेज के। और अगर ये ऐसे आया 0.5, 0.2, -0.1, -0.7, -0.5, तो ये सब केस होंगे डिमिनिश्ड के। तो प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। अब फर्क क्या है दोनों में, प्लस माइनस में? अगर माइनस है उसका मतलब कि इमेज हमारी कैसी है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है? इन्वर्टेड। तो इस केस में ये इन्वर्टेड है, और इस केस में अगर आप देखेंगे तो ये भी इन्वर्टेड है, और इस केस में अगर आप देखेंगे तो इरेक्ट है। इस केस में इरेक्ट है। तो मैग्निफिकेशन से मैं आइडिया होता है कि इमेज हमारी इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। ठीक है, अब ये निकालेंगे कैसे? तो मिरर फॉर्मूला देखेंगे वहां पे कैसे निकलता है ये। हाइट ऑफ द इमेज कैसे निकालते हैं हम लोग? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो हमें पता होता है यूजुअली। हाइट ऑफ द इमेज कैसे निकालते हैं? मिरर फॉर्मूला में निकलेगा, तो उसको देखेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। ओके। अब जो है सर नेगेटिव मैग्निफिकेशन हमेशा इन्वर्टेड होगा। हाँ, नेगेटिव का मतलब इन्वर्टेड है। नेगेटिव का मतलब ये होगा कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो इमेज यहाँ है, या फिर अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो इमेज यहाँ है, दोनों को हम इन्वर्टेड बोलेंगे।
सेकंड वाले में इरेक्ट नहीं बोलेंगे? नहीं, इरेक्ट और इन्वर्टेड जो होता है किसके रिस्पेक्ट में होता है? ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड ही है ना, यस सर। तो इसको भी इन्वर्टेड बोलेंगे। एक्सिस से ऊपर है, वो बात सही है आपकी कि एक्सिस से ऊपर है, तो आपको लग रहा है कि इरेक्ट होनी चाहिए, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में होती है तो उसको इन्वर्टेड बोलते हैं। ओके सर। ठीक है, चलो अब जो है देखते हैं कि कॉनकेव मिरर किस किस टाइप की इमेज बनाता है। तो आप लोगों ने पढ़ा था 10th क्लास में कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है, सब देखा था? यस देखा था। तो हम लोग पहले कॉनकेव मिरर का डिस्कस कर लेते हैं ना। इमेज तो डिफरेंट केसेस के लिए हम लोग देखेंगे कि अब आप ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रखोगे तो कॉनकेव मिरर जो है अलग अलग पोजीशन के लिए कैसी कैसी इमेज बनाता है वो हम देखेंगे। तो एक तो केस है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो आपको बता चुका मैं ऑलरेडी कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो रे आके जो है फोकस पे मिलेंगी या फोकल प्लेन पे मिलेंगी। तो इन ऑल दैट केसेस इमेज विल बी वेरी स्मॉल इन साइज, है ना, पॉइंट साइज भी हो सकती है या वेरी स्मॉल होगी। तो इमेज विल बी स्मॉल। कैसी इमेज होगी ये? पहले तो कहाँ पे बनेगी ये? बनेगी एट फोकस पे, और रियल होगी क्योंकि एक्चुअली रे इमिट कर रही है यहाँ पे। इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड कैसे बोल सकते हैं हम लोग को? आप देखोगे जैसे मान लो कोई रे ऐसे आ रही है तो आपकी फिर उसकी जो इमेज बनेगी वो नीचे बनेगी यहाँ पे। तो अगर कोई ऐसा आ रहा है तो उसकी इसकी इमेज यहाँ बनेगी नीचे, इस वाले की यहाँ बनेगी, तो ऐसे इन्वर्टेड हो जाएगी। ये पे गिरेगी यहाँ पे, है ना। मुझे पानी भी दे देना मुझे। तो ये इन्वर्टेड बन जाएगी हमारी इमेज। तो सब आपको पता चल जाएगा, अभी फॉर्मूले से भी निकल जाती हैं चीजें। इन्वर्टेड होगी, स्मॉल इन साइज होगी, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा, आपको पता ही है। ठीक है, तो ये तो खैर हमें पता है, इजी केस है बहुत। अगला केस है कि मान लो इन्फिनिटी पे नहीं है, वो जो है आगे आता है। अगर तो डिफरेंट केसेस होंगे, ये आपका पोल है, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो एक केस हम लेंगे जब वो इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है। इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं भी हो सकता है, तो इन्फिनिटी से सी के बीच में जब होगा तो एक केस तो वो बनेगा। एक बनेगा जब वो सी पे होगा, एक केस बनेगा जब सी और एफ के बीच में होगा, एक केस बनेगा जब वो एफ पे होगा, एक केस होगा जब वो एफ और पी के बीच में होगा। तो ये सारे केस पॉसिबल हो सकते हैं कॉनकेव मिरर में। ठीक है, तो दूसरा केस हमारा ये बनेगा कि जब वो इन्फिनिटी और सी के बीच में है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। अब इसका डायग्राम बनाने के लिए इन्फिनिटी एंड सी बोलते हैं या बियॉन्ड सी भी बोलते हैं कई बार। तो इसका डायग्राम बनाने के लिए या तो हमें फॉर्मूला यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला, उससे पता चलेगा कहाँ बनेगा, या फिर हम डायग्राम से भी बना सकते हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे रखा हुआ है, अगर आप ढंग से डायग्राम बनाओगे तो क्या होता है कि ये मान लो फोकल लेंथ है, एफ है। पहले तो सेंटर कर्वेचर देखो कहाँ पे आ रहा है इसका। अगर मैं इसको सर्कल को कंप्लीट करूंगा तो लगभग ये सी आएगा यहाँ पे, है ना। इसके आधे पे एफ होता है। अभी आप डेरिवेशन देखोगे कि आपका जो फोकल लेंथ होती है वो r/2 होती है अप्रोक्सीमेटली। तो फोकस इसके बीच में बनेगा लगभग। अब अगर मैं रे डायग्राम बनाऊंगा तो देखो इससे पता चल जाएगा मुझे कहाँ पे क्या होना चाहिए। मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, मैंने एक रे बनाई पैरेलल टू द एक्सिस, तो ये कहाँ से पास होगी? फोकस। फोकस से। अच्छा, एक रे मैंने बनाई मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो क्या होगा उसका?
अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनाऊंगा तो क्या होगा? अच्छा, अगर मान लो फोकस से, अच्छा फोकस से पास करूं तो क्या होगा? पैरेलल। फोकस से पास करूं तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो अगर मैं ऐसे रे बनाऊं यहाँ पे, तो ये जाके यहाँ पे हिट करेगी इसे कहीं पे, है ना? तो यानी ये दोनों रे यहाँ पे मिल रही हैं, जो रे ये रिफ्लेक्टेड होके आई है, रिफ्लेक्ट होके आई है, और ये रिफ्लेक्ट होके आई है, दोनों यहाँ पे मिल रही हैं। तो इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगी कहीं पे, आपकी इमेज यहाँ पे बनेगी। तो जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, एफ और सी से यहाँ बियॉन्ड रखा हुआ है, तो इमेज कहाँ बन रही है? यहाँ बन रही है बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ बन रही है। और ये कैसी इमेज बन रही है? इन्वर्टेड है ये, रियल। बिटवीन सी एंड एफ इन्वर्टेड है। रियल है या वर्चुअल है? सर रियल। रियल। स्मॉल बनेगी या एनलार्ज बनेगी? स्मॉल। स्मॉल डिमिनिश्ड बनेगी, है ना? तो आप अगर रे डायग्राम बनाओगे ढंग से तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपने ये बनाया तो ये बड़ा बनेगा, ये छोटा बनेगा। मैं आपको दूसरा ये पूछ रहा था आपसे कि अगर मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होती तो क्या होता दूसरी रे को? पहली रे तो आपने ऐसे बना ली थी ये, दूसरी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती यहाँ से, तो वो वापिस आती ना अपनी जगह पे ऐसे। तो इस रे को हम रिफ्लेक्टेड रे भी मान सकते हैं। अभी दोनों कहाँ मैच कर रही हैं? ये तो एफ था आपका, मान लो एफ से पास हो रहा था ये, और ये आपने सी से पास कराया, तो ये रे यहाँ पे मीट कर रही है जाके दोनों। तो आपका जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी इमेज। तो ये इमेज ऑब्वियसली इस ऑब्जेक्ट से छोटी है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि जो हमारी इमेज है बिटवीन एफ एंड सी है, इन्वर्टेड है, रियल है और स्मॉल है। यह समझ में आई सबको? यस सर। ओके। थर्ड केस, अब नेक्स्ट केस क्या होगा? ये हो गया, ये हो गया। अब कहाँ पे आ जाएंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट एट सी। तो अगर ऑब्जेक्ट एट सी होगा, ये सी है मान लो, तो अब जो आप अगर रे डायग्राम बनाओगे, तो मान लो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रख दिया, एक रे मान लो मैंने पैरेलल बनाई, तो वो फोकस से पास करेगी। फोकस आधे पे होगा इसके लगभग। एक रे मान लो मैंने ऐसे बनाई, तो जितना एंगल यहाँ पे होगा उतने एंगल से ये रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये जाके जो मिलेगी लगभग इस रे को, जो है ना, अगर आप ढंग से बनाओगे डायग्राम तो इसके नीचे जाके मिलेगी। तो आपका जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? बिल्कुल ऑब्जेक्ट के नीचे ही बन जाएगी इमेज। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी, ये ऑब्जेक्ट था और ये इमेज है, तो इन्वर्टेड बनी है, इक्वल साइज की बनेगी। तो इमेज जो बनेगी एट सी बनेगी, एट सी, रियल, इन्वर्टेड, इक्वल इन साइज। तो मैग्निफिकेशन कितना होगा इस केस में? 1 या -1? -1। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन विल बी -1 इन दिस केस। क्लियर हुआ ये? यस सर। ओके। अगला केस है हमारा कि अगर मैं और आगे आ जाऊं, सी और एफ के बीच में आ जाऊं, सी एंड एफ। तो सी एंड एफ के बीच में जब आप बनाओगे इसको, केस को, इसको अगर कंप्लीट करूं तो इसका सी लगभग यहाँ कहीं आएगा, सर्कल कंप्लीट करके एफ यहाँ पे आएगा। ऑब्जेक्ट मैं सी और एफ के बीच में रख देता हूँ। अब रे डायग्राम आप कोई भी दो रे ले लो, तो एक रे मान लो मैं ऐसे ले लेता हूँ, तो ये फोकस से पास हो जाएगी ऐसे। एक रे में मान लो फोकस से ही पास कर देता हूँ, तो जो फोकस से पास करूंगा वो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी एक्सिस के।
है ना। तो अगर आप ठीक से डायग्राम बनाओगे तो ये कब हमने थोड़ा सा कम बना दिया आई थिंक। अगर हम ठीक से डायग्राम बनाए तो ये रेंज आपको जाके मिलेगी, कहाँ मिलेगी, दोबारा बना लेते हैं। ये जो है सी से पीछे मिलनी चाहिए। तो सर्कल अगर ढंग से बनाएंगे हम लोग, सर्कल बनाने की बात है इसमें। दिस इज द सर्कल, दिस इज द मिरर। अगर ये सर्कल है, प्रिंसिपल एक्सिस बन गया हमारा, यहाँ पे सेंटर होगा, यहाँ पे आधे पे फोकस होगा। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रखा हुआ था, तो रे जो पैरेलल जाएगी वो ऐसे निकल जाएगी, और जो रे फोकस से पास होगी वो यहाँ जाएगी। तो अब देखो, अब डायग्राम सही आ रहा है। तो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो रिफ्लेक्टेड रे जो मिल रही है आके, मैं अलग रंग से दिखा देता हूँ इनको। इंसिडेंट रे जो, सॉरी, रिफ्लेक्टेड रे जो आके मिल रही है दोनों, वो आपके नीचे आके मिल रही हैं, और आप देख सकते हो बियॉन्ड सी जाके मिल रही है कहीं पे। ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो जो मिल रही है यहाँ पे मिल रही है, तो आपका जो इमेज बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। दिस इमेज अगर आप देखेंगे तो ये एक्चुअली मैग्नीफाइड बनेगा, है ना। अगर आप इसको और ढंग से बनाएंगे डायग्राम को तो मैग्नीफाइड इमेज बनेगा आपका। बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f बनेगा। 2f बोलो या r बोलो, एक ही बात है, या c बोलो, वहां बनेगा रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड बनेगा। तो इस पे इस बार जो आपका बनेगा ये इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी यहाँ पे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F, तो ऐसा केस होगा, ठीक है। आई थिंक ये गलत क्यों बनाया हमने यहाँ पे रे डायग्राम ना, ये वाला थोड़ा टेढ़ा कर दिया था यहाँ पे, इसको सीधा कर लेते हैं इस वाली रे को। ओके, तो ये हमारा इन्वर्टेड बनेगा। अच्छा, आप एक चीज ध्यान रखना कि बच्चे कई बार क्या करते हैं कि बच्चे कहते हैं कि इस रे को और इस रे को ये यहाँ पे मिल रही है तो इमेज यहाँ बनेगी। तो ऐसा कई और डायग्राम में भी करते हैं बच्चे। तो यहाँ पे एक्चुअली ध्यान रखो कि ये इंसिडेंट रे है, ये वाली जो रे है ये इंसिडेंट है, और जो ये ब्लू वाली है ये रिफ्लेक्टेड है। तो इनके मिलने से नहीं बनेगा आपका इमेज। जब दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिलेंगी तब बनेगा इमेज। तो ऐसा नहीं कि जहां भी रे काट रही है आपने इमेज बना दी, पहले देखो कि इमेज है कैसी, वो सॉरी रे कौन सी है वो। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे है वो यहाँ पे आके मिल रही है, तो यहाँ इमेज बनेगी। ऐसा नहीं कि कहीं भी रे काट रही है, आपके सामने इमेज बना दी वहां पे। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। यस सर। ओके, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है बच्चों को। बच्चे सोचते हैं कि बस दो रे काट रही है वहां पे इमेज बन जाएगी। दो रे नहीं, दो रिफ्लेक्टेड रे काटनी चाहिए। अगला केस आपका होता है कि जब ऑब्जेक्ट अब आ गया होगे आप, तो फिर वो फोकस से पहुंच जाएगा ऑब्जेक्ट आपका, तो फोकस से पहुंच जाएगा तो फिर तो फोकस पे अगर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो फोकस पे रखने का मतलब है कि पैरेलल रे तो ही चली जाएगी, और अगर आप यहां से रे भेजोगे मान लो तो वो भी पैरेलल हो जाएगी ऐसे। तो ये रे जो है आपस में पैरेलल हो जाएंगी। या तो आप यहां से बना लो, कुछ लोगों ने ऐसे भी करा हुआ है कि उन्होंने इसको एक्सटेंड किया हुआ है आगे। तो यहां से अगर मैं रे भेजूं ऐसे, तो ये रे इस लाइन में चल रही है, सी वाली लाइन में, तो ये परपेंडिकुलर गिरेगी। परपेंडिकुलर अगर गिरेगी तो अपना पाथ रिट्रेस करेगी, तो फिर ये रे ऐसे आ जाएगी। तो आप कोई भी दो रे ले लो, तो कोई भी दो रे लेंगे तो आपका डायग्राम बन जाएगा। लेकिन आप ये देख रहे हो कि जो रे इसमें आ रही है तीनों की तीनों पैरेलल आ रही हैं। तो अगर पैरेलल रे आ रही है तो दे विल मीट एट इन्फिनिटी, इमेज विल बी एट इन्फिनिटी। हम लोग बोलते हैं कि पैरेलल रे इन्फिनिटी में मीट करती हैं।
ये मैथ में कुछ होता है कि इन्फिनिटी में मीट करती हैं, है ना, ऐसा नहीं बोलते कि मीट नहीं करती, तो इन्फिनिटी में मीट करती हैं। इमेज जो है इस केस में वेरी लार्ज इन साइज होगा, तो पता है सबको, वेरी लार्ज इन साइज। आवाज किस चीज की आ रही है? आप लोगों को आ रही है आवाज? सर हैंड रेस कर रहा है। हैंड रेज हो रहा है, क्या बोलना चाह रहे हो? कुछ बोलना चाह रहे हो? सर मीटिंग लीव कर दिया। अच्छा, आई थिंक कुछ कंफ्यूजन होगा। एनीवे, तो वेरी लार्ज इन साइज है। अच्छा, अब यहाँ पे जो रे का नेचर है, तो किताबों में कई जगह लिखा हुआ है कि इमेजिनरी है, कि ये रे जो है विल अपीयर टू मीट, मैंने विल, सॉरी, कई जगह लिखा हुआ है कि ये रियल है, कई जगह लिखा हुआ है कि ये वर्चुअल है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि क्योंकि एक्चुअली मीट करेंगे तो रियल है, लेकिन हम इसे पीछे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो पीछे भी तो मीट कर सकती हैं ये। तो इस केस में जो इमेज है, वी कैन से बोथ इमेज आर रियल एंड वर्चुअल, रियल और वर्चुअल। दूसरी बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि इमेज जो है इन्वर्टेड होगी, तो इन्वर्टेड होगी तो ये वाली केस होगी, लेकिन इरेक्ट भी तो हो सकती है, तो एक्चुअली लिखना चाहिए हमें इन्वर्टेड और इरेक्ट। ठीक है, यूजुअली जो किताबें हैं बोर्ड की या छोटे लेवल की किताबें हैं, उनमें केवल ये लिखा हुआ है रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल नहीं लिखा हुआ वहां पे और इरेक्ट नहीं लिखा। लेकिन जो कंपटीशन की किताबें हैं उनमें लिखा हुआ है बातें कि ये रियल और वर्चुअल दोनों हो सकती हैं, और इरेक्ट और इन्वर्टेड दोनों मान सकते हैं, तो दोनों केस हो सकते हैं यहाँ पे। समझ में आई बात ये वाली? ओके, अगले केस में आते हैं। अगला केस होगा कि और आगे आ जाओ अब, तो और आगे आओगे तो भाई मिरर ही आ गया अब तो बिल्कुल, एफ पे, एफ से भी आगे आ गया आप, सॉरी ये एफ है, मान लो ये सी है। तो यहाँ पे जब आप केस बनाओगे तो आपकी रे जो होंगी, पैरेलल रे तो एफ से पास करेंगी ऐसे, और जो रे आप यहाँ पे भेजोगे वो इक्वल एंगल पे रिफ्लेक्ट होंगी तो ऐसे चली जाएंगी। तो ये रे जो है डाइवर्ज हो रही है, तो यहाँ पे मिलेंगी नहीं आपस में, तो इनको मिलाने के लिए हमें पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा इन्हें, तो वी विल एक्सटेंड देम बैक ऑफ द मिरर टू द बैक ऑफ द मिरर। तो जब पीछे बैक मैप करोगे तो ये जाके यहाँ पे इमेज बनाएगा अपना। तो ये जो है इमेज आप देख रहे होगे यहाँ पे, मैं डॉटेड बना रहा हूँ क्योंकि किस तरह की इमेज है ये, वर्चुअल। इस केस में जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। ये केस हमारा कितना है, 6th। तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी, आप बोल सकते हो बिटवीन एफ एंड पी। तो इमेज कैसे बनेगी हमारी, वर्चुअल, इरेक्ट, बड़ी बन रही है ये तो मैग्नीफाइड, ठीक है, बिहाइंड द मिरर। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। ये आपने देखा होगा कई बार, अपने घर में भी अगर कभी किया होगा तो चम्मच वगैरह पे अगर देखते हैं ना अपने चेहरा वो करके, तो बड़ा दिखता है उसमें सर, उसके कॉनकेव साइड में। तो क्योंकि आप बहुत पास से देखते हो उसे, कई बार तो पास से देखोगे तो आप फोकल, उसके फोकस के अंदर होगे, तो फोकस के अंदर होगा तो आपकी इमेज जो बनेगी बड़ी बनेगी, ऐसे बनेगी। पीछे आप रहोगे तो फिर वो इन्वर्टेड भी हो सकती है, लेकिन अगर आप बहुत पास से देखोगे चम्मच को, तो फिर स्पून को, तो फिर जो है आपकी इरेक्ट इमेज बनेगी इस केस में। क्लियर है ये? यस सर। ओके, अच्छा, इसी कारण से, क्योंकि एक मैग्नीफाइड इमेज दे रहा है, तो कॉनकेव मिरर का जो यूज होता है वो कहाँ यूज होता है, कॉनकेव मिरर इन रीजन के कारण? शेविंग मिरर, शेविंग मिरर्स में होता है। शेविंग मिरर हो सकता है यूज, क्योंकि मैग्नीफाइड इमेज है। किसके लिए? डेंटिस्ट यूज करते हैं, बिल्कुल सही।
तो डेंटिस्ट वगैरह यूज करते हैं इसको ताकि आपकी मैग्नीफाइड इमेज कैविटी की देख पाए दांतों की, तो वहाँ यूज होता है ये सेविंग मिरर में, डेंटिस्ट यूज करते हैं। है ना। अच्छा, लाइट्स वगैरह में भी यूज होता है कई बार, जो आपकी लाइट्स होती हैं कार की हेडलाइट वगैरह। तो कार की हेडलाइट में एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली एक चीज और है, मैंने आपको बताया कि जो ऐसे फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो रे पैरेलल हो जाएंगी। तो ये जो प्रॉब्लम पैरेलल वाली जो प्रॉब्लम है, एक तो पैरेक्सियल वाली प्रॉब्लम थी, मान लो ये रे ऐसे जा रही है तो पैरेलल हो गई, लेकिन जो रे यहाँ जाएंगी वो अलग एंगल पे जाएंगी, तो वो अलग एंगल पे चली जाएंगी, तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग प्रॉब्लम आएंगी। कोई रे पैरेलल हो जाएंगी, कोई रे पैरेलल नहीं होंगी। सिमिलरली अगर मान लो रे पैरेलल आ रही है तो मैंने आपको बताया कि अलग अलग पॉइंट पे मीट करती हैं, तो ये प्रॉब्लम आती है कॉनकेव मिरर में, मैंने स्पेरिकल मिरर में आती है। लेकिन अगर आप पैराबोलिक मिरर ले लोगे तो पैराबोलिक मिरर में ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो पैराबोलिक मिरर में जो होता है, अगर आप फोकस पे रखोगे तो आपकी जो रे होंगी वो पैरेलल चली जाएंगी। आई थिंक ये प्रॉपर्टी होगी कुछ, जो लोग पैराबोला पढ़ा होगा इन्होंने। तो पैराबोलिक मिरर हम यूज करते हैं यूजुअली, लेकिन हम बोलते हैं कई बार कि हम कॉनकेव मिरर भी यहाँ पे यूज कर लेते हैं। इन वी कैन से सर्च लाइट्स बोल सकते हो या हेडलाइट आप बोल सकते हो, उनमें हम लोग यूज करते हैं, बिकॉज ये पैरेलल बीम देता है, तो वहां पे यूज कर सकते हैं। तो ये कॉनकेव मिरर के डिफरेंट सिनेमा प्रोजेक्टर्स। अच्छा, वहां भी करते हैं, आई डोंट नो, मे बी। तो बहुत सारे यूज होंगे। तो वहाँ तो लेंस यूज करते हैं ना, लेंस यूज करते हैं। हाँ, आई डोंट नो मिरर करते हैं क्या, मिरर भी यूज करते हैं क्या, लेंस करते हैं आपने। हाँ, मिरर तो आई डोंट नो यूज करते हैं, नहीं करते हैं। तो खैर जो भी है, कॉनकेव मिरर वहां भी यूज करते हैं वैसे, जहाँ पे आपका वो होता है ना, फर्नेस वगैरह होती हैं और आप सोलर लाइट से कुछ जलाना चाह रहे हो, हीट करना चाह रहे हो, या तो वहां भी कंसंट्रेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। एनीवे, अब हमें देख रहे, देखो ऑब्जेक्ट आपका जब दूर था, ये तो केस छोड़ दो, खैर ये तो स्पेशल केस है। यहाँ से आप देखें अगर, तो जब ऑब्जेक्ट पीछे था तो इमेज सी और एफ के बीच में बनी और छोटी बनी। फिर ऑब्जेक्ट आगे आया तो इमेज पीछे आ गई, सी पे ही बराबर साइज हो गया। ऑब्जेक्ट और आगे आया, इमेज और पीछे चली गई, साइज बड़ा हो गया। ऑब्जेक्ट और आगे आया, इमेज बिल्कुल इन्फिनिटी पे चली गई और बड़ा साइज हो गया। ऑब्जेक्ट और आगे आया तो इमेज घूम के इन्फिनिटी से पीछे आ गई और साइज बड़ा ही रहा अभी भी। तो ये सारे केस हमें याद होने चाहिए कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट होने पे कौन सी इमेज बनती है, क्योंकि काफी आपसे जरूरत पड़ेगी आपको, जब क्वेश्चंस करोगे आप लोग तो वहां पे जरूरत पड़ेगी। तो सब लोगों को ध्यान रहेगा ये। यस सर। यस सर। ठीक है, तो सारे केस हैं, एक बार खुद बना के भी देख लेना डायग्राम वगैरह, और केस भी देख लेना क्या क्या होते हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो आप बोलोगे कॉन्वेक्स में फिर आ जाएंगे बहुत सारे केस, लेकिन कॉन्वेक्स में बहुत सारे केस तो आएंगे नहीं। क्यों नहीं आएंगे? इसलिए नहीं आएंगे कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस दूसरी साइड है। फोकस दूसरी साइड है, इसका सी इधर होगा, फोकस इधर होगा। तो आप ऑब्जेक्ट को यहाँ तो रखोगे नहीं, यहाँ रखे तो बेकार है, यहाँ तो पॉलिश वाला साइड है, इधर इधर रखोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। रखना तो आपको इधर ही पड़ेगा ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे आपके डिफरेंट केस नहीं बनते, यहाँ पे आपके केवल दो केस बनते हैं। एक होता है इन्फिनिटी वाला और एक होता है किसी भी पॉइंट पे आप रख दो, दो ही केस बनते हैं। तो अच्छा हो गया ना, हमारा टाइम बच गया। तो पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है तो आपको पता ही है फिर तो रे का क्या होने वाला है। रे जो आएंगी ऐसे आएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। और ये क्या रे क्या होंगी, ये फोकस से अपीयर टू पास होंगे, मतलब ये ऐसे चली जाएंगी। तो इट विल अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम द फोकस। मान लो ये फोकस है हमारा, तो ये यहाँ से आप पीछे अगर एक्सटेंड करो तो ऐसा दिखेगा आपको। तो इमेज कहाँ बनी इस केस में?
इमेज बनी फोकस पे, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे जो है सॉरी, वो जो है अपीयर टू मीट कर रही है फोकस पे, अपीयर कर रही है, तो फोकस पे अपीयर टू मीट है, तो इमेज हमारा बनेगा एट फोकस। रियल है वर्चुअल है? वर्चुअल। 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 साइज पॉइंट साइज स्मॉल। स्मॉल। और अगर ये रे, अभी तो ये पॉइंट साइज दिख रहा है आपको, अगर ये रे पैरेलल आएंगी ऐसे, तो उस केस में जो यहाँ पे इमेज बनेगी वो इमेज आपकी बनेगी इरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर पॉइंट साइज पे बात करूँ तो पॉइंट साइज में इरेक्ट का और इन्वर्टेड का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर ऐसी रे आएंगी तो उस केस में आप अगर डायग्राम बनाओगे तो इट विल बिकम इरेक्ट, तो उसको बोलते हैं इरेक्ट बनती है। तो इरेक्ट है, स्मॉल साइज है, फोकस पे बनेगी, तो ये पहला केस हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? दूसरा केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर, तो इसमें सारे केस कवर हो जाएंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, तो बस इन्फिनिटी पे नहीं होना चाहिए, हम बोलते हैं एनी फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। तो इस केस में आप देखोगे ये मिरर है, इसको अगर डायग्राम को कंप्लीट करें तो ये सी होगा, और इसके आधे पे एफ होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मान लो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, पैरेलल रे भेजो तो एफ से पास, एफ से बनाते हैं रे, यहाँ पे ऐसे बनेगी एफ से, तो ये रे चली जाएगी ऐसे, तो रे ऐसे चली जाएगी। और अगर मैं इस रे को भेजूं अलोंग द सी, मैंने सी की तरफ को भेजूं, तो मैं इसको जोड़ देता हूँ सी से, ऐसे जोड़ दूंगा, तो ये रे मान लो सी की तरफ जा रही है, तो ये रे क्या होगी, वापस बेंड कर जाएगी, मैंने पीछे आ जाएगी, तो ये रे पीछे जाके कहाँ मिलेगी इससे, अब ये रिफ्लेक्टेड रे है यहाँ पे और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये दोनों यहाँ तो मिलेंगी नहीं, इनको पीछे बैकवर्ड हमें वो करना पड़ेगा, प्लॉट करना पड़ेगा, तभी जाके मिलेंगी ये। तो पीछे अगर हम प्लॉट कर रहे थे इनको, मैं एक बार दोबारा से ढंग से बना देता हूँ, ये वाली रे जो है फोकस से आई है, तो ये ऐसे बनेगी, और ये वाली रे जा रही थी टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये रे ऐसे जाएगी, तो ये रिफ्लेक्टेड रे जो है और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे जो है कहाँ मिलेंगी, यहाँ मिलेंगी दोनों, तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, है ना। इसको क्या बोलेंगे, इस पोजीशन को बिटवीन क्या बोलेंगे, ये बनी हमारी इमेज फोकस। बिल्कुल, पोल एंड फोकस। और क्या नेचर है इमेज का, वर्चुअल डिमिनिस्ड वर्चुअल इरेक्ट, बिल्कुल सही है। तो इमेज बिटवीन P and F diminished virtual इरेक्ट। तो ये हमारे पास दो ही केस आए हैं कॉन्वेक्स मिरर में, कि इस केस में जो है छोटी इमेज बनी है और डिमिनिश्ड, यानी आपको जो कॉन्वेक्स मिरर है वो कभी इमेज को बड़ी नहीं दिखाएगा, हमेशा क्या दिखाएगा, छोटी दिखाएगा, तो पॉइंट साइज दिखाएगा बिल्कुल ही, और या फिर ऐसा दिखाएगा बिल्कुल छोटी। इसलिए ये मिरर कहाँ यूज होता है, साइड मिरर्स में। साइड मिरर जो आपके होते हैं गाड़ी के, क्योंकि गाड़ी में क्या करना है आपको, बड़ा ट्रक आ रहा है तो उसकी छोटी इमेज देखनी है आपको, तो भाई अगर बड़ी इमेज बन जाएगी ट्रक की तो फिर तो देख ही नहीं पाओगे आप, पूरा शीशा बढ़ जाएगा उसी से। आप चाहते हो छोटी छोटी इमेज दिखे मुझे, तो मेरे को ट्रक की पीछे कार आ रही है, कुछ भी आ रहा है, उसकी इमेज छोटी छोटी चाहिए, तो छोटी इमेज ये हमेशा छोटी बनाता है, ये कभी वो नहीं करता। दूसरा, ये उल्टी नहीं बनाता, इरेक्ट ही बनाएगा हमेशा, है ना। मतलब कौन के मिरर यूज किया, वो उल्टा ट्रक दिखाने लगेगा आपको, तो आप कंफ्यूज हो गए ट्रक उल्टा आ रहा है, क्या हो रहा है, कार उल्टी आ रही है पीछे से, ट्रक उल्टा आ रहा है, हमें स्पाइडरमैन है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए जो है इसके, और मान लो किसी आपको नंबर प्लेट देखनी है पीछे या कुछ नेम प्लेट देखनी है, तो वो आप फिर उल्टी दिखेगी आपको सब कुछ,
तो सब कई सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। एनीवे तो इसमें जो भी है, तो हम इस कारण से जो है इसमें कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं तो इट इज यूज्ड एज अ साइड मिरर, उसको साइड मिरर की तरह यूज करते हैं। because it forms a small image या diminished image। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? यस सर। ओके ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। अब जो हमने बात की थी कि f इक्वल टू आर बाई टू होता है, f इक्वल टू आर बाई टू होता है, हमने जो बात की थी उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। f इक्वल टू आर बाई टू, तो इसका डेरिवेशन है। तो डेरिवेशन इसमें तीन तरीके से, तीन केसेस के लिए है, लेकिन मैं एक ही करा रहा हूँ बस, बाकी आप देख लेना किताब में कैसे कैसे करते हैं। मैं आपको तरीका बताता हूँ, तो आप एक बार देख लेना। तीन केसेस में ये है एक्चुअली कि एक बार ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में एक बार रियल इमेज बनेगी, मैंने जब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है और आप कुछ इमेज बना रहे हो उसकी, समथिंग लाइक दैट। एक होगा कि वर्चुअल इमेज बनेगी, ऐसी कॉन्वेक्स मिरर होगा। तीन केस बनेंगे, कॉन्वेक्स में तो एक ही केस होता है, तो तीन केस बनेंगे इसमें कि एक बार कॉनकेव में रियल बने या वर्चुअल बने, और एक केस हो सकता है कि आपका जो है कॉन्वेक्स मिरर हो। तो अलग अलग केस में ड्राइव कर रखा है किताबों में, तो आप देख लेना कैसे कैसे ड्राइव किया उन्होंने। मैं जो है कॉनकेव मिरर के रियल वाला केस ड्राइव कर देता हूँ। तो कॉनकेव मिरर में मैंने दो केस हो सकते हैं, आपको दिखा देता हूँ मैं, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। ठीक है, ऐसे कॉन्वेक्स मिरर में तो एक ही केस होगा। तो ये केस 1, 2 और 3 हैं, तो हम लोग केवल 1 को ड्राइव कर रहे हैं। तो उसको ड्राइव करते हैं। मान लीजिए ये हम लोग इजीली ड्राइव, वैसे ड्राइव कर लेते हैं। इसमें कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर में क्या है कि आप ऐसे भी ड्राइव कर सकते हो। मान लो रे आपकी इन्फिनिटी से आ रही है, इन्फिनिटी से अगर आ रही है तो ये फोकस से पास होगी, तो ये एफ हो गया। ठीक है, अब जो आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे यहाँ पे, वो नॉर्मल कहाँ से पास करेगा? सी से। जब ये नॉर्मल ड्रॉ करोगे सी से पास करेगा, आपको पता है सी से जब डालते हैं तो नॉर्मल होता है। अब अगर इस रे को हम देखें तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे। ये आई है मान लो और ये आर है। अच्छा, अगर ये एंगल आई है तो फिर यहाँ पे कैन वी से कि दिस एंगल इज आल्सो आई? यस सर, कह सकते हैं। तो ये एंगल भी आई हो गया। अब इसको हम प्लॉट कर लेते हैं मान लो। ठीक है, तो एंगल आई हो गया, ये आई है, ये भी आई है, तो इसमें दोनों एंगल बराबर हो गए, आर बी आई के बराबर है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं सी एफ बी को, सी एफ बी में दोनों एंगल बराबर हो गए आपस में। है ना, इन ट्रायंगल सी एफ बी, एंगल सी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू दोनों आई हैं। तो वी कैन से दैट सी एफ, इसके सामने वाली साइड भी बराबर होंगी अगर एंगल बराबर है तो सी एफ इक्वल टू, यस सर, है ना, सी एफ इक्वल टू एफ बी क्या होगा? एफ बी क्या है? एफ बी हमारा आर होता है भाई। एफ बी जो होगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको हम अप्रोक्सीमेटली आर ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको फिर वही जरूरत पड़ेगी अप्रोक्सीमेशन वाली। सी Yes, से sir. बी तक का डिस्टेंस आर है, मैं, है ना, मैं कह रहा हूं कि मैं इसको भी आर ले रहा हूं, ले सकता हूं अप्रोक्सीमेटली।
यस सर। तो इसको हम लगभग r मान सकते हैं। तो ये अगर हमारा ये डिस्टेंस r है तो ये भी r हो गया फिर अप्रोक्सीमेटली, मैंने तो बराबर है इसके सामने वाला साइड है क्योंकि, तो दोनों डिस्टेंस r हो गए हमारे ये और ये। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारा r हो गया। वेट, आई थिंक हमने थोड़ा गलत कर दिया कुछ। r नहीं, वेट वेट वेट, यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, CF जो हमारा डिस्टेंस होगा, CF इक्वल टू, सॉरी मैं गलत बोल दिया, एक मिनट कुछ और डायग्राम बना दिया हमने। ये दोनों आर नहीं होंगे क्योंकि ये एफ पे है ना, ये आर नहीं होगा। ये कह रहा था मैं आपसे कि अगर ये डिस्टेंस आर है, ये आर है, ये आर है, और ये भी आर है, ये दोनों आर होंगे, ये तो पक्का है जो सी से निकलेगा। यस सर। यस। है ना, ये आर है, ये बात सही है हमारी। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम इसको x मान लेते हैं से, इक्वल टू x, ठीक है से। तो मान लो डिस्टेंस हमारा x हो गया, राइट। नाउ दिस होल डिस्टेंस इज r एंड दिस इज x, इतना तो हमारा क्लियर है। अब यहां पे ये x है तो ये भी x है ना। अभी हमने प्रूव किया है कि दोनों x हैं, ये FB और ये CF, ये दोनों x हैं। नाउ कैन आई से दैट FB इज approximately equal to FP? यस सर। है ना, क्योंकि हम पैराक्सियल रे ले रहे हैं। वो दोबारा वही क्वेश्चन आ गया कि जो रे ले रहा हूँ वो ऐसे ले रहा हूँ, तो क्योंकि रे बहुत पास है, यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम है, तो ये जो डिस्टेंस होगा अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर ही होगा अगर डिस्टेंस बहुत कम है तो ये। ठीक है, बोल सकता हूँ मैं ये? यस। यस सर। ठीक है, तो अगर ये है तो ये भी फिर x हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट CP जो हमारा R था वो किसके बराबर है, वो बराबर था PF प्लस CF, PF प्लस FC के। तो दिस इंप्लाइज दैट जो CP तो R है और PF आपका x है और ये भी x है, तो दिस इंप्लाइज दैट आपका जो x है दैट इज इक्वल टू R/2, यानी ये जो डिस्टेंस है फोकल लेंथ वो R/2 है। बोल सकते हैं हम ये? यस सर। तो यहाँ पे हमने ड्राइव किया तो हमने फिर दोबारा पैराक्सियल रे मानना पड़ा हमें ड्राइव करने के लिए। तो यहाँ पे हमने इस केस के लिए ड्राइव कर लिया कि ये ऐसा है। तो क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। सेम केस हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी ड्राइव कर सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा। अब मैं नेक्स्ट आ रहा हूँ मिरर फॉर्मूला पे, उसका भी डेरिवेशन आपके कोर्स में है CBSE में, तो मैं केवल एक बता देता हूँ आपको। लास्ट स्लाइड। हाँ देख लो, इससे इससे पहले वाली। यस एक्चुअली 3 केस जो मैंने आपको बताया ना ये उसके लिए है। मिरर फॉर्मूला जो पढ़ेंगे उसमें 3 केस बनते हैं। रे वाले में तो कैसे ही प्रूव कर लो, रे वाले में तो इतना कोई पूछता नहीं है कि इस केस के लिए करो या उसके लिए करो। रे वाले में केवल कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स वाला देख लेना कैसे होगा, कॉनकेव वाला आपको बता दिया मैंने। ठीक है, मिरर फॉर्मूला में अब 3 केस बनेंगे हमारे पास कि एक बार कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर है और उसने जो इमेज बनाई वो रियल बनाई, कॉनकेव मिरर ने इमेजिनरी बनाई, कॉन्वेक्स मिरर ने बनाई। 3 केस हो सकते हैं फॉर ड्राइविंग द लेंस फॉर्मूला, यानी U, V और F में जो रिलेशन निकलेगा तीनों केस में आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो मैं एक निकाल देता हूँ केवल, ज्यादा निकालूंगा तो फिर यहाँ पे मजा नहीं आएगा, बोरिंग हो जाएगा। ये बोर्ड वालों को मजा आता है, हम लोगों को बहुत कुछ पढ़ना है भी आगे। तो मैं केवल मिरर फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ फॉर कॉनकेव मिरर और उसमें भी केवल रियल इमेज के लिए। तो वी आर टेकिंग अ केस ऑफ कॉनकेव मिरर
रियल इमेज, हम ये केस ले रहे हैं। सर फॉर्मूला तो सेम ही आएगा ना? हाँ फॉर्मूला सब में सेम आएगा, फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो वी आर ड्राइविंग फॉर कॉनकेव मिरर रियल इमेज। तो कॉनकेव मिरर रियल इमेज मतलब कि ये कॉनकेव मिरर है मान लो, ये सी है, ये एफ है, ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं मान लो। इमेज कहाँ बनेगी इस केस में? इमेज कहाँ बनेगी? इमेज फोकस। नहीं, फोकस पे कहाँ बनेगी? सी एंड एफ के बीच में। सी एंड एफ के बीच में। यस सर। फोकस पे तो इन्फिनिटी वाले केस में बनेगी ना। यस सर। तो है ना, तो ये रे एक ऐसे हमने ऐसे मान ली, एक रे हमने ऐसे मान ली। इसमें ध्यान रखना जब आप डेरिवेशन कर रहे हो तो आप कैसी रे मान रहे हो, क्योंकि जो आपका ये रे डायग्राम बनता है, ये आप कई सारी रे बना के अलग अलग केस में रे डायग्राम तो कुछ भी बना के कर लोगे, इमेज बना लोगे आप सी और एफ के बीच में, लेकिन डेरिवेशन जब करोगे तो हो सकता है आप फंस जाओ वहाँ पे। तो जब भी आप कोई चीज याद कर रहे हो इसमें, तो देख लेना कि आपने कौन सी दो रे लेके बनाया है वो। तो इस केस में आपकी जो इमेज बनी है वो यहाँ पे बनी है सी एंड एफ के बीच में। ठीक है, तो मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये ए है, ये बी है। एक इमेज कहाँ बनी? ए डैश पे बनी। बी की इमेज कहाँ बनी? बी डैश पे बनी। तो अब इन्वर्टेड इमेज हो गई है ए डैश बी डैश, तो इसको हम बोलेंगे इन्वर्टेड इमेज है। अब हमें ड्राइव करना है। अच्छा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हुआ? ये आपका जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये ऑब्जेक्ट था आपका, तो इस दूरी को हम बोलेंगे यू, इस दूरी को बोलेंगे वी, इस दूरी को बोलेंगे एफ। ठीक है, अब स्टूडेंट कहते हैं सर यहाँ पे यू लिखें या माइनस यू लिखें या क्या करें? तो अभी हम माइनस प्लस की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हमने केवल दूरी लिखी है बस। ये जैसे हम एक्स वाई जेड लिखते हैं ऐसे लिख दिया है, प्लस माइनस होगा तो बाद में देखेंगे जब न्यूमेरिकली पुट करना होगा। तो ये बना हमारा। ठीक है, अब हमें ड्राइव करना है कि 1/u + 1/v 1/f के बराबर होता है। तो वो करने के लिए हमें सिमिलर ट्राइंगल वगैरह का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो सिमिलर ट्राइंगल का यूज करने के लिए हमें देखने पड़ेंगे ट्राइंगल की सिमिलरिटीज और वो सब चीजें। तो अगर हम सिमिलर ट्राइंगल का यूज करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं हम लोग कि हम लोग एक और रे बना देते हैं यहाँ से पास करते हुए सी से पास करते हुए जाएगी, तो ये वापस अपना पाथ रिट्रेस करेगी। तो जगह यहाँ हिट करेगी इस मिरर को और फिर पाथ को रिट्रेस करेगी, तो ये भी आके यहीं मिलेगी फाइनली। ठीक है, अब देखो सिमिलर ट्राइंगल क्योंकि मेरे को यूज करना था इसलिए मैंने रे बनाई। अब मैं देखूं तो ये ट्राइंगल अगर आप देखोगे ए बी सी, जो ये वाला ट्राइंगल है और ये वाला ट्राइंगल, पूरा ट्राइंगल जो है ए बी सी एंड ए डैश बी डैश एंड सी, उसमें ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। ये एंगल 90 है दोनों में ही, तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा। तो ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर हैं। तो अगर सिमिलर ट्राइंगल हमारे होते हैं तो मैंने आपसे पूछा था कि क्या होता है, तो हमारी जो साइड का रेशो होता है वो बराबर आता है ना। साइड बराबर नहीं आती, साइड का रेशो बराबर आता है। साइड बराबर आती है, कॉन्करेंट ट्राइंगल होता है। यहाँ पे जो है ये कॉन्करेंट नहीं है, ये जो है सिमिलर है। तो साइड का रेशो बराबर होगा, तो कोई भी आप दो साइड लोगे उनका रेशो बराबर होगा। तो लेट अस टेक टू साइड, लेट अस टेक ए बी का जो ए डैश बी डैश से रेशो होगा वही किसका होगा? बी सी का सी बी डैश से होगा, या बी डैश सी लिख लो, जो भी आप लिखना चाहो हमें। ठीक है, ये हो गया। चलो ठीक है, अब एक और ट्राइंगल लेते हैं पहले, फिर आगे आते हैं। एक और ट्राइंगल मैं देखूं यहाँ पे, तो ये वाला ट्राइंगल अगर आप देखो, ये वाला ट्राइंगल जो हमारा ए पी बी जो बन रहा है, ये जो है ए पी बी, ये बड़ा ट्राइंगल सिमिलर होगा किससे? होगा सिमिलर ये इस वाले से, क्योंकि ये एंगल बराबर है ना आपस में। तो ये जो ट्राइंगल बनेगा यहाँ पे ए डैश बी डैश पी, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। ए पी बी एंड ए डैश पी
बी डैश आर सिमिलर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो अगेन आई कैन टेक द दिस थिंग ए बी बाय ए बी डैश, ए बी बाय ए डैश बी डैश वी कैन से। अगेन मैंने ये ले लिया, तो अब क्या क्या आ जाएगा? ये ए बी के सामने क्या आ जाएगा? बीपी, पूरा ट्रायंगल में बीपी होगा, और नीचे वाले क्या होगा? पी बी डैश होगा मेरे ख्याल से, या बी पी डैश बोल दो, यस सर। है ना, ये होगा। ठीक है, अच्छा अब ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 आ गई और इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब मुझे जो है हाइट से तो मतलब नहीं है, मुझे तो यू वी में रिलेशन चाहिए, तो मुझे तो लीनियर इनसे मतलब है, जो ये वाली डायमेंशन है। तो मैं इनको देख लेता हूँ, ये वाली डायमेंशन है मेरी और ये है, इनमें क्या रिलेशन आ रहा है। तो अगर दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है, ए बी बाय ए बी ए डैश बी डैश, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी दोनों की। तो इनको मैं इक्वेट कर लेता हूँ ताकि मैं लीनियर डिस्टेंस में कोई रिलेशन निकाल पाऊँ। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट from equation 1 and 2 we can say that BC by CB, या BC लिखा है तो B डैश C लिख देते हैं, BC by B डैश C is equal to BP by B डैश P, BP by B डैश P। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके, B डैश P। अब जो BP है, BP BP जो है पोल से दूरी है ऑब्जेक्ट की, तो ये तो U हो जाएगा BP वाला, तो इसमें कोई इशू नहीं है हमें। B डैश P जो है वो V हो जाएगा, तो ये हमें यहाँ तो V और U में रिलेशन, मैंने V और U की फॉर्म में आ जाएंगे ये वाले। अब हमें देखना है ये BC और B डैश C क्या है। BC जो है वो ये है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और B डैश C यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो कोई भी पोल से मेजर नहीं करी गई है। तो हमें ये U और V की फॉर्म में अगर लिखना है तो मैं पहले पोल से मेजर करना पड़ेगा इनको, तब जाके ये बनेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ BC, जैसे मैं मालूम मुझे लिखना है, तो मैं BC को क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ कि BC जो है वो B से P तक की दूरी है, B से P माइनस P से C, है ना, इस पूरे में से इतना घटा दूंगा अगर मैं, तो BC आ जाएगा ये वाला। अब ये पूरी दूरी क्या है यहाँ से यहाँ तक की, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो जाएगा U हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? पोल से सेंटर तक की दूरी को R बोलते हैं, तो मेरा काम हो जाएगा। तो यानी मेरा जो ये मेरे को प्रॉब्लम दे रहा है BC वाला, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? BC इज इक्वल टू, क्या बोल सकता हूं मैं? BC इज इक्वल टू BP माइनस PC, BP माइनस PC। अब BP माइनस PC है ये, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं इसको देखूं दूसरे वाला क्या था मेरा, B डैश C, B डैश C को क्या लिख सकता हूं? B डैश C को लिख लेते हैं हम लोग CP माइनस PB डैश, CP माइनस PB डैश। ये बात क्लियर हुई सबको? यस सर। यस सर। कुछ बोल रहा है कोई? नो सर। अच्छा, तो इन दोनों को हमने यहाँ वैल्यू पुट करी इसकी जब, तो हमारा ये निकल के आ गया फाइनली। अब मैं इसमें जो है ये सब निकल के आ गया। अब मैं इनकी वैल्यू पुट करता हूँ जो मैंने लिखे हैं सारे, क्योंकि मेरे को सबकी वैल्यू पता है मुझे। तो नाउ व्हाट कैन आई पुट? आई कैन पुट दैट बीपी क्या होगा? बीपी को क्या लिख सकता हूँ मैं? बीपी यू, बीपी को मैं यू लिख सकता हूँ, है ना, बीपी यू। लेकिन जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है एक्चुअली यहाँ पे प्लस यू होगा या माइनस यू होगा, मतलब क्या लिखूं मैं? माइनस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस होगा, इमेज डिस्टेंस भी माइनस, और फोकल लेंथ, फोकल लेंथ भी देखो, फोकल लेंथ जो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, क्योंकि फोकस यहाँ बनता है, तो फोकल आप इधर से नापोगे तो इंसिडेंट रे के अपोजिट चलोगे आप, तो फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव होती है। और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कॉनकेव की नेगेटिव होती है, ठीक है।
तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे एफ आएगा उसको नेगेटिव करेंगे। तो अभी पुट करते हैं वैल्यू सारी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें अगर, तो बीपी था मेरा बीपी था मेरा -u, तो -u। पीसी मेरा था पीसी क्या है, पीसी ये है, पीसी है सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी, तो उसको -r कर ले। -r करेंगे तो +r हो जाएगा एक्चुअली। पीसी फिर नीचे भी आ रहा है तो यहाँ -r आ जाएगा। बी डैश पी क्या चीज़ थी भाई, बी डैश पी था हमारा इमेज, तो -v। बीपी फिर आ गया तो -u आ जाएगा। बी डैश पी यहाँ आया था तो यहाँ भी आ गया तो -u। अच्छा ये प्लस हो जाएगा ना, यहाँ तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस। तो ये आ गया कुल मिला के। ऐसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और मल्टीप्लाई वगैरह करके देखते हैं क्या आ रहा है। सर वो v भी नेगेटिव होगा, ये वाला v नेगेटिव नहीं रखा हमने, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -uv हो जाएगा इधर, प्लस rv। ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है भाई, -ur प्लस uv -ur, ऐसा कुछ आ रहा है मेरे ख्याल से तो। यस सर। अच्छा जी, अब जो है uv वाले को एक तरफ को ले आते हैं, तो uv हो गया 2uv हो गया इक्वल टू rv प्लस ru। अब इसको uv से डिवाइड कर देते हैं पूरे को। डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय uv, तो यू विल गेट r बाय u आ जाएगा यहाँ पे, प्लस r बाय v इक्वल टू 2, ऐसे आ जाएगा मेरे ख्याल से। यस सर। तो ये आ गया आपका 2/r। अब r/2 क्या होता है, फोकस। फोकस। f, तो दिस इंप्लाइज दैट 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। तो ड्राइव हो गया हमारा, क्लियर है। ओके, तो दिस वाज द डेरिवेशन ऑफ दिस। तो बाकी जो इसके डेरिवेशन है, वर्चुअल इमेज जब बनेगी तो कैसे ड्राइव करोगे, इस केस में पीछे इमेज बनेगी तो फिर सिमिलर ट्रायंगल कौन से लोगे वो आपको देखना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सेकंड केस बनेगा कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज, उसका डेरिवेशन, ठीक है। तीसरा केस आपका बनेगा कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें तो वर्चुअली बनती है, तो ये आपको सही बोर्ड से पूछ लेंगे कॉनकेव वर्चुअल के लिए ड्राइव करो। हाँ, बोर्ड में ऐसा लिखते हैं क्या आप बोल रहे हो। यस सर, हम किसी के लिए भी कर ले बस, ऐसा चलेगा। डिपेंड करता है, अगर क्वेश्चन में उसने बोल दिया कि रियल इमेज के लिए करो तो फिर वो है, अगर उसने कुछ नहीं बोला तो फिर एक के लिए कर दो बस, है ना। वैसे जनरली बोलते हैं कैसे, बोर्ड के क्वेश्चन देखने पड़ेंगे यार, आजकल क्या चल रहा है ना, क्योंकि हम लोग तो ज़्यादा डेरिवेशन पे जाते नहीं, हम तो कंपटीशन पे ध्यान देते हैं। इसमें आपके टीचर ज़्यादा बेटर बता पाएंगे स्कूल वाले कि बोर्ड में क्या बोलते हैं, या फिर आप प्रीवियस ईयर देख लेना एक बार तो आइडिया हो जाएगा, ठीक है। यस सर। ओके, तो ठीक है, तो यहीं पे स्टॉप करें फिर क्लास को आज की। सर टेस्ट होगा उसमें क्या सिलेबस वाला? टेस्ट जो होने वाला है उसमें सिलेबस आपका अब तक का ऑप्टिक्स का आएगा, जो हमने पढ़ा है अभी तक, मैं आज तक जो पढ़ लिया अब तो सारा आएगा 12th क्लास का पूरा, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो उसको अगली क्लास में हम लोग जो है इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं आज भी लेके आया था लेकिन आज टाइम तो है नहीं हम पे, तो अगली क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे जो मेन कंपटीशन में आते हैं। तो अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यस सर। ठीक है, और आई थिंक 1-2 क्लास हमारी मिस हुई है, मैं ट्राई करूंगा अगर एक्स्ट्रा क्लास का कहीं हो पाए तो 1-2 क्लास एक्स्ट्रा करने की कोशिश भी करेंगे, मैं ट्राई करूंगा बीच में, ठीक है। चलिए, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, गुड नाइट, बाय। जिनके डाउट है रुक जाना, जिनके डाउट है क्वेश्चन पूछना है। लास्ट लैंड है ये वाली
आगे से ये वाली ठीक है। डाउट बताओ, किसी का डाउट है? नहीं है? ठीक है, एक क्लास को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं, ठीक है? चलो।